तो मैं आपको बता रही थी पेनिट्रेटिंग एंड परफोरेटिंग इंजरीज। तो पेनिट्रेटिंग में क्या था, जब एकदम शार्प चाकू टाइप, निडल टाइप, ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट से कट जाए आंख, तो वो पेनिट्रेटिंग है। और परफोरेटिंग, एक साइड से एंट्री किया, दूसरी साइड से एग्जिट। इसका बेस्ट एग्जांपल है गन, ठीक है, गोली लग जाए किसी को, तो वो है। अब यहाँ पे ना मोड ऑफ मतलब बता रखे कि कैसे कैसे हो सकती है ये दो चोटें, ठीक है, पेनिट्रेटिंग एंड परफोरेटिंग, ये दोनों ही चीजें होती शार्प से हैं, लेकिन अंतर ये परफोरेटिंग नाम में ही है उसके कि छेद होगा वहां पे। और छेद मेनली तब होगा जब एक साइड से एंट्री किया उस वेपन ने और दूसरी साइड से निकल गया। तो बता रखा है शार्प एंड पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, जैसे निडल है, नाइफ, नेल, एरो, स्क्रू ड्राइवर, पेन, पेंसिल, कंपास, ग्लास पीसेस, ये सब। एंड ऐसी बॉडीज जो कि फॉरेन बॉडी है, हाई स्पीड पे आ रही है, जैसे बुलेट इंजरी। बुलेट इंजरी होगी इधर परफोरेटिंग इंजरी में, जो कि आंख के अंदर एक एंट्री वुंड क्रिएट करेगी, एक एंट्री वुंड क्रिएट करेगी, एग्जिट वुंड क्रिएट करेगी, और एकदम इमरजेंसी में लेके जाना पड़ेगा। या फिर कोई शार्प मतलब एकदम तेजी से कोई आयरन पार्टिकल आके आंख में घुस गया, तो वो भी एंट्री एंड एग्जिट वुंड क्रिएट करके परफोरेटिंग इंजरी करा सकता है। तो ये वाले जो है हाई स्पीड पे आने वाले जो भी फॉरेन बॉडीज हैं वो परफोरेटिंग इंजरी कराएगी, क्योंकि एक साइड से एंट्री लेके दूसरी साइड से एग्जिट कर जाएंगी। एंड ये जो ट्रॉमेटिक है ये मेनली कराती है पेनिट्रेटिंग इंजरी, ठीक है। एंड मोड ऑफ इंजरीज कैसे कैसे हो सकता है, इंजरी कैसे भी हो सकती है इसमें, कि मैकेनिकल इफेक्ट हो गया, ठीक है, मैकेनिकल इफेक्ट ऑफ ट्रॉमा एंड फिजिकल चेंजेस, इन्फेक्शन के कारण, पोस्ट ट्रॉमेटिक आइराइडोसाइक्लाइटिस है, सिस्टमिक ऑप्थेल्माइटिस है, ठीक है। ये सब इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन जो हमने ऊपर अभी तक देखा टाइप्स ऑफ इंजरी, वो आपने ध्यान रखना है। तो ये सारा तो हो गया मैकेनिकल वाला। अब ये नॉन मैकेनिकल वाला है, ये तो थोड़ा सा ही है, इसको जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। नॉन मैकेनिकल में क्या है, केमिकल इंजरी, थर्मल इंजरी, इलेक्ट्रिकल इंजरी एंड रेडियो एक्टिव इंजरी। मतलब रेडियो वेव से जो होने वाली इंजरी है। सबसे पहले केमिकल्स, केमिकल्स क्या क्या हो सकते हैं, एसिड है, बेस है, कुछ आंख के ऊपर गिर गया, आंख के ऊपर एसिड गिर गया तो चोट लग जाएगी, वो वाली बात है, ठीक है। केमिकल इंजरीज देखो कैसे होंगी, ये ट्राइवियल एंड ट्रांजिएंट इरिटेशन ऑफ लिटिल सिग्निफिकेंस टू कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, ठीक है। ये थोड़ा बहुत आंख पे कोई एसिड गिर गया, थोड़ा कोई बेस गिर गया, तो इससे होने वाली इंजरीज कैसी हैं, छोटा मोटा इरिटेशन से लेके पूरा कंप्लीट ब्लाइंडनेस तक करवा सकती है इस प्रकार की इंजरीज। तो अब ये केमिकल इंजरीज होती कैसे कैसे, डोमेस्टिक एक्सीडेंट, ठीक है, घर में एमोनिया है, कोई सॉल्वेंट है, डिटर्जेंट है, कॉस्मेटिक है, आंख में पड़ गया तो हो जाएगा। एग्रीकल्चरल एक्सीडेंट जैसे फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, ठीक है, वेजिटेबल या एनिमल ओरिजिन का कोई टॉक्सिन है वो आंख में पड़ गया, तो वो भी क्या है, या तो वो एल्कली होगा, बेस होगा, कोई भी केमिकल है वो, ठीक है, तो वो चीज आंख में केमिकल इंजरी करेगी। इसके अलावा जो केमिकल लैब में काम करने वाले लोग हैं, एसिड बेस का काम रहता है जिनका, उनमें हो सकता है। केमिकल अटैक किसी पेशेंट पे हो गया, एसिड अटैक जैसे होते हैं उस कंडीशन में। इसके अलावा जो केमिकल वॉरफेयर इंजरीज हो सकती है, माने कि जो फायर फाइटर्स टाइप होते हैं लोग, वो कभी किसी केमिकल, जैसे केमिकल इंडस्ट्री है, ठीक है, वहां पे किसी तरीके का एक्सीडेंट हो गया, तो वहां पे जो बचाने के लिए लोग जाएंगे, हो सकता है उनमें भी कोई इंजरी हो जाए, तो वो है केमिकल वॉरफेयर इंजरीज। इसके अलावा जो साइकोपैथ्स होते हैं एंड मेलिंगनर्स होते हैं, ठीक है, मेलिंगनर्स कौन से लोग होते हैं, ये लोग ऐसे लोग होते हैं जिनको कुछ नहीं हुआ होता है, लेकिन किसी चीज से बचने के लिए ये झूठा झूठा काम करते हैं, कि मानो ये लोग कह देंगे कि मेरे को चोट लग गई है, इसने मेरे को चोट लगा दी, ठीक है, मतलब इसने मेरे को इंजरी करा दी, इसने मेरे को डैमेज करने के लिए ऐसा किया है, बट ये सच में इनके साथ कुछ नहीं होता है, या तो पुलिस इनके पीछे पड़ी होती है, या इनको कोई एडिशनल बेनिफिट लेना होता है, जिसके कारण ये फेक सीन क्रिएट करते हैं कि मैं तो सच में बीमार हूँ, मेरे को तो सच में चोट लग गई, मैं तो इंजर्ड हूँ। इस तरीके के फेक सिनेरियोज ये लोग क्रिएट करते हैं। तो मेलिग्नर्स, तो ये मेलिग्नर्स क्या करते हैं, हो सकता है पुलिस से बचने के लिए, या कोई फेक केस से बचने के लिए, या फेक या कुछ भी
ये चीज भी आपने पढ़ी होगी फॉरेंसिक में। ये कोई भी केस से बचने के लिए झूठ झूठ का फेक सिनेरियोस क्रिएट करते हैं। तो ये लोग भी क्या कर सकते हैं, खुद को इंजर्ड कर सकते हैं कि अच्छा इनके पीछे पुलिस पड़ी है तो ये क्या करेंगे, खुद को इंजर्ड कर लेंगे। अगर इन पे मर्डर का केस बन रहा है तो ये क्या करेंगे, खुद को इंजर्ड कर लेंगे, बोलेंगे मैंने तो नहीं मारा, देखो मैं खुद ही इंजर्ड हूँ। इस तरीके के लोग होते हैं। तो ये खुद ही केमिकल इंजरी खुद को कर सकते हैं, या जो साइकोपैथ होते हैं, ठीक है, पागल लोग होते हैं वो। अब देखो टाइप्स ऑफ केमिकल इंजरीज क्या क्या होती हैं। केमिकल इंजरीज पे क्वेश्चन आता है, मैंने किसी पेपर में देखा था, आया था केमिकल इंजरी पे क्वेश्चन। केमिकल इंजरीज के अब हम टाइप बात करते हैं। तो एल्कली के कारण हो सकता है, एसिड एसिड से भी जल सकता है व्यक्ति, या कोई एल्कली सब्सटेंस से भी जल सकता है, ठीक है। तो डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है कि एल्कली बर्न्स होते हैं मोस्ट सीवियर केमिकल इंजरीज, जो कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बताते हैं कि सबसे सीरियस जो है। सुनने में क्या लगता है कि एसिड ज्यादा खतरनाक इंजरी करेगा, लेकिन नहीं, बेस की जो बर्न्स होते हैं वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। कॉमन एल्कली रिस्पॉन्सिबल फॉर बर्न आर लाइम, कॉस्टिक पोटेस, ठीक है, एंड कॉस्टिक सोडा है, लिक्विड अमोनिया है, इनसे एल्कली बर्न्स होते हैं। एसिड बर्न क्या होते हैं, वो लेस सीरियस होते हैं एज कम्पेयर टू एल्कली बर्न्स। ये सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड से होते हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या आएंगे, देखो इसमें ना पहले एक इस्चीमिक नेक्रोसिस होगा। इस्चीमिया का मतलब ब्लड सप्लाई वहां की रुक गई, नेक्रोसिस माने डेड होगा वो टिश्यू, ठीक है। तो पहले शुरुआत में एकदम जैसे ही बेस गिरेगा उस पर्टिकुलर एरिया का इस्चीमिया हो जाएगा, ब्लड सप्लाई रुकेगी और वो जो एरिया है वहां पे नेक्रोसिस होने लगेगा। स्टेज 2 में क्या है, रेपरेशन वहां पे होने लगता है, धीरे धीरे सारे जो स्ट्रक्चर्स है वो डैमेज होने लगेंगे, देन अल्टीमेटली स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन आएगी। तो एक्यूट इस्चेमिक नेक्रोसिस में क्या होगा, जैसे कंजक्टाइवा है, ठीक है, कंजक्टाइवा में क्या आएगा, एडिमा देखने के लिए मिलेगा, कंजेशन है, रेडनेस है, नेक्रोसिस है, एंड एक कोपियस पुरुलेंट डिस्चार्ज यानी एक थिक गाढ़ा डिस्चार्ज वहां दिखेगा। कॉर्निया में क्या है, उसका एपिथेलियम जो है निकल जाएगा, एडिमा हो जाएगा, एंड ओपेसिटी ऑफ कॉर्निया देखने के लिए मिलेगा, कॉर्निया का स्ट्रोमा वाले पार्ट का। आइरिस में क्या इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टेज है एल्कली बर्न की। स्टेज 2 में क्या होगा, कंजक्टाइवल एंड कॉर्नियल एपिथेलियम रीजनरेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वो सोचेंगे अच्छा कोई बात नहीं, इंजरी होगी, चलो रीजनरेट करते हैं। कॉर्निया में वेस्कुलराइजेशन होने लगेगा, एंड नेक्स्ट जो है इन्फ्लेमेशन ऑफ आइरिस धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। लेकिन हम, ये थी स्टेज 1, एकदम जैसे ही चोट लगी तुरंत। फिर क्या है, ये थोड़ा सा रीजनरेट करने की कोशिश करेंगे, आई कोशिश करेगी अपना मैकेनिज्म से कि मैं बचने की, मतलब ठीक होता है, हील करने की कोशिश करेगी। लेकिन उसके बाद आ जाएगी स्टेज 3, हील नहीं हो पाती आप, और यहाँ पे हील ना हो पाने के कारण स्टेज ऑफ सिम ब्लेरॉन, यानी कि इसमें क्या होता है, कंजक्टाइवा, आईलिड एंड आईबॉल्स जो है सब आपस में चिपकना शुरू कर देती है, पूरी आंख जो है चिपकने लगती है। सिम ब्लेरॉन दिखा देती है एक बार। ये तो गंदा ही फोटो है। ये देखो कैसे कंजक्टाइवा आंख पे चिपकना चालू कर दिया, ठीक है। तो ये होती है, ये देखो ऐसे देखो, इसे सब चिपकने लगा है आंख में। तो ये स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन है जो कि एल्कली बर्न के बाद देखने के लिए मिलती है। इसको कहते हैं सिम्ब्लेरॉन, ठीक है। ये पहला कॉम्प्लिकेशन का स्टेज हमें दिखेगा इसमें। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सिम्ब्लेरॉन हो गया, फिर कॉर्नियल अल्सरेशन होने लगता है, धीरे धीरे कैटरेक्ट होगा, देन सेकेंडरी ग्लूकोमा, देन अल्टीमेटली विजन लॉस हो जाएगा अगर इसको ठीक नहीं करेंगे। एसिड वाले में क्या होगा, एसिड वाले में होगा कंजक्टाइवा में जो है एकदम से नेक्रोसिस होके कंजक्टाइवा स्लफिंग होने लगेगी, मतलब टूटने लगेगी। फिर धीरे धीरे सिम्ब्लेरॉन यहाँ पे भी हो जाएगा फाइब्रोसिस के कारण। मैंने बताया था फाइब्रोसिस में क्या होता है, जब भी कोई चोट हील होने लगती है तो स्कारिंग होने के कारण वो पर्टिकुलर स्किन या टिश्यू जो है श्रिंक करने लगती है। तो यहाँ पे भी सिम्ब्लेरॉन यानी कि आंखें चिपकने लगेंगी आपस में। और फिर क्या है, कॉर्निया में भी नेक्रोसिस होने लगेगा, कॉर्निया भी झड़ने लगेगा, एंड स्टेफाइलोमा बनने लगेगा, ये होगा। तो ट्रीटमेंट क्या करेंगे फिर इसका, केमिकल इंजरीज का, हमने क्या करना है,
जैसे ही पेशेंट आया तो तुरंत पहले तो उसको क्लीन कराएंगे, उसकी आंख धुलाएंगे, ठीक है, ताकि और ज्यादा डैमेज ना हो। जितना गिर गया वो तो गिर ही गया, लेकिन अभी भी एसिड पड़ा हुआ है ना उसकी आंख में, जितना डैमेज करना था वो कर चुका है, लेकिन अभी भी है। तुरंत अगर इस एसिड को या एल्कली को धुल के बाहर नहीं निकाला तो ये और डैमेज करेगा। तो हमने क्या करना है, इमीडिएटली हमें क्या करना है, उसको क्लीन वाटर और सेलाइन से तुरंत उसकी आंख धुलानी है, कम से कम 2 लीटर पानी से 20 से 30 मिनट तक लगातार हमें आंख धुलाती रहनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, मैकेनिकल रिमूवल ऑफ द कंटेमिनेंट। आंख धुलाने के बाद भी अगर कुछ पार्टिकल उसकी आंख में पड़ा हुआ है तो उसको जो है हमें साफ करके निकालना है एक कॉटन स्टिक से। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे कि रिमूवल ऑफ कंटामिनेटेड एंड नेक्रोटिक टिश्यू। अब जैसे क्या कर रहा था, नेक्रोसिस करवा दे रहा था वो टिश्यू का, ठीक है, डेड हो जा रहा था वो टिश्यू, तो उस पर्टिकुलर चीज को हमें काट के हटाना पड़ेगा। अगर कंजक्टाइवा का नेक्रोसिस हो गया तो वो हटाएंगे, या कॉर्निया का जो है नेक्रोसिस हो गया तो वो भी फिर हमको रिमूव करना पड़ेगा। इसके अलावा सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, पहले तो हमने लाते ही उसकी आंख धुलानी है, उसके बाद आंख धुलाने के बाद भी अगर कुछ बच गया है आंख में तो उसको क्या है, कॉटन स्टिक से रिमूव करना है। उसके बाद क्या करेंगे, जो भी कंटेमिनेटेड वहां पे नेक्रोटिक टिश्यू है वो चीज हम हटाएंगे। देन फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स दे देंगे उसको ताकि इन्फेक्शन ना हो, जैसे कि मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। स्टेरॉइड दे देंगे इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए, साइक्लोप्लेजिक्स दे देंगे, एट्रोपिन, ताकि उसको पेन ना हो, ठीक है, पैरालिसिस हो जाएगा, और एस्कॉर्बिक एसिड दे देंगे जो कि वुंड हीलिंग में काम करेगा, खाने के लिए भी और आई ड्रॉप के भी फॉर्म में। इसके अलावा ल्यूब्रिकेंट आई ड्रॉप भी देंगे जिसके कारण हीलिंग जो है उसकी प्रमोट होगी। और जो ये सिम बेरॉन बन रहा है, मतलब जो जैसे आंखें चिपक रही है ना, उसको बचाने के लिए क्या है, ग्लास शेल और स्वीपिंग अ ग्लास रॉड इन द फॉर्नेसेस ट्वाइस अ डेली, ठीक है। ग्लास शेल हमें क्या करना है, ग्लास रॉड टाइप, ये देखो कुछ इस तरीके का होता है, ये चीज हमें रोज आंख में उसको लगाने के लिए बोलेंगे, ठीक है। सिम्बल और बेलोर ब्लेफरॉन रिंग है ये, और इसी तरीके का एक रॉड आता है, उसको क्या है, रोज आंख में सुबह शाम घुमाने के लिए बोलना है ताकि आंखें जो है आपस में चिपके ना, ठीक है। अगर इस तरीके से वो लगातार सुबह शाम आंख में घुमाता रहेगा ना इस रॉड को या इस तरीके की रिंग को, तो आंखें जो है कम चिपकेंगी। ये देखो इस तरीके से लगातार उसने जो है घुमाते रहना है ऐसे आंख में, ठीक है, ये हमने ध्यान रखना है। ये हम उसको स्लिप सिम्ब्लेफेरॉन से बचने के लिए ये बोल देंगे। फिर नेक्स्ट टाइप की जो इंजरी है वो है थर्मल, ठीक है, जल गया कुछ, कैसे, तो आग से जल सकता है, या कोई हॉट फ्लूइड आंख में पड़ गया, गर्म पानी गर्म चाय टाइप कुछ तो पड़ गया आंख में, उससे जल जाएगा। मेन बर्न, इसमें क्या है, मेनली जो है आईलिड में जलता है, और कंजक्टाइवा एंड कॉर्निया भी अफेक्टेड रहते हैं, इससे ज्यादा अंदर नहीं जाता, बट हाँ कंजक्टाइवा कॉर्निया में और आईलिड्स मेनली जल जाती हैं तुरंत, जैसी क्योंकि गर्म चीज पड़ेगी तो हम झट से आंख बंद कर लेते हैं ना, वो चीज के कारण। और ट्रीटमेंट ये है कि जो आईलिड का बर्न है, मेनली इसमें आईलिड्स जलती हैं तो उनको ठीक करना है, बेसिक जो बर्न का ट्रीटमेंट किया जाता है उसके थ्रू। और कॉर्निया अगर दिक्कत हो रहा है कॉर्निया में, तो एट्रोफिन पैरालिसिस कराने के लिए, पेन कम करने के लिए, स्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स एंड लुब्रिकेंट्स ये यूज करेंगे, ठीक है। और अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजरीज की। तो इलेक्ट्रिकल क्या, करंट के कारण इलेक्ट्रिकल इंजरीज होंगी। तो अगर कंजक्टाइवा में हो गया तो कंजेशन हो जाएगा, कॉर्निया में करंट के कारण इंजरी हुई है तो पंक्टेट और डिफ्यूज इंटरस्टिशियल ओपेसिटी, पंक्टेट माने छोटे छोटे पॉइंटेड छेद के टाइप में, ठीक है, इस तरीके से छोटे छोटे बिंदु के टाइप में, या तो ओपेसिटी हो सकती है, ठीक है, ओपेसिटी होगी मेनली। आइरिस या सिलरी बॉडी में गया तो इन्फ्लेमेशन होगा, लेंस में गया तो इलेक्ट्रिक कैटरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जब करंट लगा उसके 2 से 4 महीने के बाद कैटरेक्ट होगा। रेटिना में क्या होगा, हेमरेजेस हो जाएंगे। ऑप्टिक नर्व में क्या होगा, न्यूराइटिस, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। रेडिएशन इंजरी से क्या होगा, अगर यूवी रेस से पड़ी है इंजरी तो फोटो ऑप्थेल्मिया हो जाएगा एंड सिनाइल कैटरेक्ट हो जाएगा।
अगर इंफ्रारेड है, ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन से तो सोलार मैक्यूलर बर्न्स हो जाएंगे, ठीक है। मैक्यूला रीजन जो है ऑप्टिक डिस्क वाला और मैक्यूला वाला, वहां पे इंफ्रारेड के कारण बर्न हो जाएंगे। और आयनाइजिंग रेडिएशन इंजरी है। एंड फोटो ऑप्थेल्मिया का मतलब होता है, फोटो माने लाइट, ऑप्थेल्मिया माने रिलेटेड टू आई। तो फोटो ऑप्थेल्मिया होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ आई ड्यू टू लाइट एक्सपोजर, ये हो जाएगा, ठीक है। और आयनाइजिंग रेडिएशन इंजरी है तो क्या हो जाएगा, ये आंख में क्या है, these are caused following radiotherapy to the tumor in the vicinity of eye। ये जो आयनाइजिंग रेडिएशन इंजरी है ये कब होती है, इन्होंने कहा कि आंख के आसपास कोई ट्यूमर हो रखा था और उसके ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट ने रेडियोथेरेपी ली, तब ये हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, रेडिएशन किरेटो कंजक्टिवाइटिस, रेडिएशन डर्मेटाइटिस ऑफ लिड्स, ठीक है। डर्मेटाइटिस क्या होता है, दिखाती हूँ एक मिनट। स्किन प्रॉब्लम अभी नहीं हो रही, स्क्रीन शो नहीं हो रही, किसी को भी नहीं हो रही क्या? नहीं मैम, मैं कह रहा हूँ स्किन में रैशेस आ जाना, डर्मेटाइटिस। हाँ हाँ हाँ, वही वही। ओके, मैं आपको दिखा रही हूँ, एक सेकंड। तो वो चीज आईलिड में देखने के लिए हमको मिलेगी, ठीक है, ऐसा ऐसा, ठीक है। रेडनेस और फटी फटी सी स्किन हो जाएगी, वो ये हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और हाँ, तो ये हमें दिखेगा, किरेटो कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा, ठीक है। टाइप ऑफ कंजक्टिवाइटिस है, ये मैंने आपको पढ़ाया था। और कैटरेक्ट भी हो जाएगा, रेटिनोपैथी, रेटिना भी डैमेज हो जाएगा। तो ये सारा होगा रेडिएशन इंजरी से, ओके। तो ये हमारा था ऑक्यूलर इंजरी वाला टॉपिक। ऑक्यूलर इंजरी में या तो पूरा ही आ जाएगा क्वेश्चन 20 नंबर में शायद, लेकिन मैंने किसी पेपर में देखा था जिसमें केमिकल इंजरीज आया हुआ था 10 नंबर में। तो आप अपनी एक बार यूनिवर्सिटीज का प्रीवियस ईयर के पेपर देखना, तो उस हिसाब से आप इस ऑक्यूलर इंजरी वाले टॉपिक को पढ़ना। इसके नोट्स मैंने डाल दिए टेलीग्राम में। और जो प्रिवेंटिव एंड कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजी, ठीक है, प्रिवेंटिव ऑप्थेल्मोलॉजी में आपने कुछ नहीं पढ़ना है ज्यादा, वो बस आप 2 रीडिंग करेंगे, वो टॉपिक आपका तैयार है, ठीक है। और जो कम्युनिटी वाला है उसमें ना प्रोग्राम्स थोड़ा 2-3 बार पढ़ लीजिएगा बस, क्योंकि प्रिवेंटिव वाले से तो कम चांसेस हैं क्वेश्चन आने के, लेकिन जो कम्युनिटी वाला है ना उसमें प्रोग्राम पूछ लेते हैं, स्पेशली जो नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम ऑफ ब्लाइंडनेस है इंडिया में, वो वाला पूछ लेते हैं। और या फिर आपको ग्लोबल लेवल पे क्या प्रोग्राम्स चल रहे हैं ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट करने के लिए, वो 3 जो हमने देखे वो पूछ सकते हैं। एक बार अपना प्रीवियस ईयर का पेपर देखना कि मतलब कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं, उस हिसाब से आप प्रिपेयर करिएगा, ठीक है। और इसके नोट्स मैंने शेयर कर दिए हैं, पढ़ लेना। ये दोनों मतलब छोटे छोटे, ज्यादा कुछ इसमें समझने का नहीं था, इसीलिए मैंने ये थोड़ा लंबा, ये वाली क्लास लंबी रखी है, ठीक है। ओके, इस क्लास के लिए इतना ही है, थैंक यू।